तो हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीकेआर स्टडी विद विक्रम पर। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ रहे थे, उसके बाद हम लोगों ने बिंदुसार को पढ़ा। उसके बाद हमने बोला था कि अगले लेक्चर में अशोक महान या द ग्रेट अशोका को पढ़ेंगे। ठीक, इनको बताएंगे द ग्रेट अशोका क्यों कहा गया। ठीक, उससे पहले मैं कुछ थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या चीजों को पढ़ा था। मगध के उत्थान के बाद हम लोगों ने मौर्य एम्पायर को कैसे स्टैब्लिश हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर भारतवर्ष से उसको संपूर्ण नाश कर चाणक्य या विष्णुगुप्त की मदद से मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। उसके बाद चंद्रगुप्त के मार्ग देखेंगे। उसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठे। उनके बाद फिर देखेंगे आप 269 बीसी के करीब बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात आप देखेंगे अशोक और सिमुक जो उनके भाई भी थे। ठीक, आप देखेंगे एक ग्रंथ महाबोधि वंश ग्रंथ में आप देखेंगे उनके बीच युद्ध के या संघर्ष उत्तराधिकारी संघर्ष के बारे में दिया है। उनको अपने भाई को हराने के पश्चात अशोक गद्दी पर बैठे। उससे पहले कुछ पॉइंट्स को नोट करते हुए हम बताएंगे। ठीक, हमने पिछले लेक्चर में अशोक के बारे में पढ़ा है, आप जाके उस लेक्चर को गो थ्रू करके देख सकते हैं। बिंदुसार के बारे में पढ़ा है, तो आप सीरीज को अगर कंटिन्यू देखेंगे तब जाके आपको चीजें कहीं क्लियर होंगी। ठीक, तो अशोक लिखा है मैंने कि सुसीम को हराने के पश्चात अशोक मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक, सुसीम भी बिंदुसार के ही पुत्र थे और अशोक के भाई थे। ठीक, और जैन ग्रंथों के अनुसार अशोक बिंदुसार के इच्छा के बिना ही सिंहासन में बैठे। क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा हुआ है कि किस ग्रंथ के अनुसार जो अशोक थे बिंदुसार के बिना इच्छा के बिना ही गद्दी पर बैठे थे, जैन ग्रंथ के अनुसार। ठीक, और बौद्ध ग्रंथ क्या लिखता है? बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की कत्ल या एक तरीके से मारने के पश्चात गद्दी प्राप्त की थी। ठीक, हालांकि आप अगर देखेंगे तो जब बौद्ध धर्म अपनाने से पहले की घटना है। ठीक, बौद्ध धर्म कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक, उससे पहले हालांकि बौद्धिस्ट ग्रंथ या एक तरीके से कहा जा सकता है कि बौद्ध ग्रंथ ये साबित करना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं एक तरीके से मैं बता दे रहा हूं कि क्या चीजें थी। कि कोई भी अगर जैसे किसी भी धर्म को अगर कोई अपनाता है, कुछ भी करता है, जब बौद्ध धर्म को अपनाने का उनका कारण था कि कलिंग युद्ध के बाद उनका एक तरीके से मन द्रवित हो गया था पूरी तरीके से। उन्होंने देखा कि हर जगह लाशें पड़ी थी, तो उन्होंने प्रण लिया था कि हम उसके पश्चात युद्ध नहीं करेंगे। ठीक, ये तो मैंने कलिंग युद्ध के बारे में बताया। उनको ये लिखने का उनका तात्पर्य ये था कि ये बौद्धिस्ट ग्रंथ ये बताना चाह रहे हैं कि बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक कितने पहले क्रूएल राजा थे और वो बौद्ध धर्म आने के बाद कितने सहिष्णु राजा हो गए। ठीक, इसका तात्पर्य कहने का मतलब ये था। ठीक, बढ़ा अतिशयोक्ति आप जानते हैं कि कोई भी चीजें बढ़ा चढ़ा के लिखी हुई है, ऐसी नहीं है कि मतलब कि ओरिजिनली पूरी चीजें, कुछ ना कुछ उसमें मिलावटें हुई हुई है। ठीक है, और ये मैं अपने हवाले से नहीं बता रहा, इतिहास हिस्टोरिकल एक तरीके से एविडेंस भी हर चीजों की है, आप देख सकते हैं। हालांकि उटपटांग भी लगता है देखने में कि 99 भाइयों को मार के कोई कैसे गद्दी प्राप्त करेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में 4 वर्षों का गृह युद्ध के पश्चात गद्दी पर बैठे। ठीक, ये क्वेश्चन पूछता है कि महाबोधि वंश किस ग्रंथ में लिखा है? महाबोधि वंश। ठीक, उसपे से है। फिर एक अन्य बौद्ध ग्रंथ दिव्य वदान, क्वेश्चन पूछा है कि अशोक के प्रारंभिक जीवन की चर्चा किस बौद्ध ग्रंथ में? दिव्य वदान। ठीक, इसको आप लोग जरूर नोट करिएगा, अंडरलाइन में करिएगा। दिव्य वदान से अशोक के प्रारंभिक जीवन का जानकारी मिलती है या दी गई है। ठीक, राजतरंगी एक ऐसी किताब है जो मध्यकालीन इतिहास या एंशिएंट हिस्ट्री में कश्मीर पर लिखी हुई किताब है। इसमें भी अशोक के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि राजतंगरणी के अनुसार अशोक के प्रारंभ में, मतलब कि उन्होंने बताया कि राजतंगरणी के अनुसार जो अशोक के प्रारंभ में शैव धर्म के अनुयायी थे या उसको मानते थे। कलिंग युद्ध के पश्चात वो बौद्ध धर्म आए। ठीक, अपने शासन काल में एक तरीके से उनका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 269 बीसी से 232। ठीक, आप जानते हैं कि बिंदुसार की मृत्यु एक तरीके से 268 या 269 बीसी में हो गई थी। उसके पश्चात उन दोनों भाइयों के बीच में जो भी हुआ लड़ाई होने के पश्चात ये इनका एक तरीके से टाइम पीरियड 269 से 232 बीसी। लेकिन कहा जाता है कि ये अपने शासन के 8वें वर्ष, ठीक 8वें वर्ष मतलब 268 में, 268 है, 268 से 269 से और 261 में 8 साल का गैप है। अपने शासन के 8वें साल में उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक, कलिंग कहां पर है? कलिंग उड़ीसा, पुराना नाम उसको कलिंग है, उड़ीसा। ठीक, इसकी जानकारी में कहां से मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख आगे पढ़ाऊंगा किसका है? खारवेल राजा। ठीक, हालांकि आप देखेंगे खारवेल ने भी कलिंग पर आक्रमण किया था। उसी में आप देखेंगे हाथी गुफा जो अभिलेख है उसमें इंस्क्रिप्शन में या दीवार पे जो भी चीजें हैं वहां पे अभिलेख के माध्यम से उन चीजों पे ये चीजें उत्कीर्ण है, देखने को हमें मिलती है। ठीक, ये कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है अभिलेखों के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे अभिलेखों के बारे में, मौर्य एम्पायर या अशोक के अभिलेखों को बहुत क्वेश्चन पुट आउट किया जाता है। हालांकि आप देखेंगे
अशोक के आने से पहले भी अभिलेख इंडिया में पाए गए या अदर कंट्री पश्चिम एशिया में पाए गए, ठीक, ईरान इराक में, ठीक है। सबसे पहला अगर ज्ञात अशोक का कोई अभिलेख है तो गांधार अभिलेख एक है, आगे पढ़ा रहा हूं अभी, ठीक है। तो चलिए, अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग पर हमला या आक्रमण करने का उसका मेन उद्देश्य क्या था कि कलिंग एक बहुत संपन्न क्षेत्र था, किसके मामले में, हाथियों के मामले में। एक तरीके से अर्थशास्त्र में यह दिखा गया, अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा जो लिखा गया उसके अनुसार, ठीक। और पिल्ली के अनुसार कलिंग पर हमला इसलिए किया क्योंकि वह व्यापार में संपन्न क्षेत्र है, ठीक। ये दोनों कारण है। क्वेश्चन जैसे कि कभी एक तरीके से क्वेश्चन जान रहे कि यूपीएससी या पीसीएस लेवल में जो क्वेश्चन बन रहे हैं एक तरीके से पैसेज वाला क्वेश्चन बन जा रहे हैं, डाटा दे रहा है कि मतलब ये डाटा सही है या ये डाटा सही, या दोनों गलत है, या इसका सही उत्तर ये दे रहा है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये चीजों को नोट करना जरूरी है, ठीक। और कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। कब अपनाया, जैसे कि 268 से 261 बीसी में 8 साल का क्वेश्चन पूछा है कि अपने शासन काल के मतलब कौन से ईयर में उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था, 8वां वर्ष। वनडे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। बौद्ध धर्म का विस्तार, ठीक। हालांकि इन्होंने जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो इन्होंने विभिन्न देशों में या आसपास के जो भी नेबरिंग कंट्री थी वहां पर अपने अनुयायियों या एक तरह फॉलोअर्स को भेजा बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए। हालांकि अब देखेंगे अशोक जब बौद्ध धर्म को अपना लिए तो एक तरीके से जीरो टॉलरेंस या एक तरीके से सहिष्णु राजा का है और है भी, इसीलिए इनको अशोकादि ग्रेट बोला गया हिस्ट्री में, ठीक। तो अब देखिए, युद्ध के पश्चात उन्होंने कलिंग पर जब आक्रमण किया था उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक। फिर उन्होंने बौद्ध धर्म का विस्तार करना शुरू किया। उसके लिए उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, महाराष्ट्र में महाधर्म रक्षित को भेजा था, और मैसूर जो कि कर्नाटका में है, ठीक। ये चीज यहीं से एक अभिलेख भी मिला है, ठीक है। आप लोग बता रहा हूं कौन सा अभिलेख, मास्की अभिलेख, जो एक तरीके से मस्की नदी के किनारे है, तुंगभद्रा की सहायक नदी है, ठीक। मैसूर महादेव को भेजा और यूनान में महारक्षित को भेजा, ठीक। इन सारी चीजों को करने के पश्चात इन्होंने एक तरीके से जो भी एक तरीके से बात थी अपने इंस्क्रिप्शन या शिलालेखों के माध्यम से अपनी बातों को अपनी प्रजा या समाज में पहुंचाने लगे, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे मौर्य एम्पायर के समय, केवल अशोक के समय पूरे भारतवर्ष में 84 कहा जाता है कि 8400 स्तूपों का निर्माण किया गया। देखने में थोड़ा सा पटांग सा लगता है, लेकिन हालांकि किताबों में या टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, ठीक। उनमें भी आप एक तरीके से स्तूपों में देखेंगे सांची का स्तूप है, सारनाथ का स्तूप है, और चंपारण में चले जाइए लौरिया का एक तरह का स्तूप है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्तूप हैं। एक तरीके से आप सबसे उसमें इंपॉर्टेंस अगर देखेंगे सांची का स्तूप बहुत खूबसूरत है, देखने को मिलता है, ठीक है। उससे पहले आप देखेंगे एक तरीके से अपने जो भी एक तरीके से उसके करने के पश्चात जो ज्ञान आत्मज्ञान जो हुआ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उनको, मतलब कि मानव कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने अपनी बातों को अपनी प्रजा तक पहुंचाने के लिए शिलालेखों का प्रयोग किया, ठीक है। शिलालेख में कौन कौन से थे, एक तरीके से मेजर रॉक एडिट देख सकते हैं, माइनर रॉक एडिट देख सकते हैं, एक तरीके से पिलर देख सकते हैं, पिलर के अंदर थे स्तंभलेख जिसको बोलते हैं, वृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, वृहद एक तरीके से स्तंभलेख। स्तंभलेख में आप देखेंगे सारनाथ का स्तंभलेख देख सकते हैं, ठीक है, सांची का देख सकते हैं, रुमदेही का देख सकते हैं, और निगाली सागर का देख सकते हैं। ये सब सारी चीजें थी। तो आइए उसके बारे में हम शिलालेखों के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। इन चीजों को नोट करिए, उसके बाद बताते हैं। तो चलिए, अशोक ने 84,000 स्तूपों का अपने शासनकाल में निर्माण करा था। मैंने 8,400 बोल दिया था, वो 84,000 है, ठीक। देखने में थोड़ा या सुनने में पटांग सा लगता है, 84,000 उस समय स्तूपों का निर्माण कराया गया था। अब ये कितना सही है कितना वो हिस्टोरियन जाने। उसमें कुछ प्रमुख जो एक तरीके से आप स्तूप देखते हैं, वाराणसी का सारनाथ, एमपी का सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप, ये आपको देखने को मिलता है। ये जो प्रमुख जो स्तूप हैं, ठीक है। अशोक को अभिलेखों का पिता कहा जाता है, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अपनी बातों को या अपनी प्रजा या किसी चीजों को पहुंचाने के लिए उन्होंने अभिलेखों का बहुत प्रयोग किया था। अभिलेखों, शिलालेखों का, लघु स्तंभ लेख जो बोलते हैं, उन सब चीजों का बहुत प्रयोग किया था। भारत में 300 से ज्यादा अभिलेखें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक, या एक तरीके से उत्खनन में मिली हुई हैं। अशोक ने अपने अभिलेख में 4 लिपियों का प्रयोग किया है। लिपियां अलग हैं और भाषा अलग होते हैं, जैसे कि ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषा है जो इंडिया में सबसे ज्यादा, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी जो इंडिया में सबसे ज्यादा यूज हुई है, ठीक है। और ये अरमाइक और ग्रीक जो है आप देखेंगे पश्चिमी एशिया, इराक और ईरान, यूनान में ये सब यूज आपको देखने को मिलती है। ब्राह्मी लिपि भारत में, खरोष्ठी पंजाब में आपको देखने को मिलती है। उस समय की बात बता रहे जहां जहां ये शिलालेख या एक तरीके से लघु शिलालेख मिले हुए, ठीक है, अफगानिस्तान और इराक में।
ग्रीक में भी एक तरीके से मैंने डॉट दिया, अफगानिस्तान और इराक ही है, ठीक। अशोक के अभिलेख टी पैंथलर ने पहली बार खोजा था। टी पैंथलर एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे पहले ब्रिटिश काल की बात बता रहा हूँ, जब इंडिया हमारा एक तरीके से आजाद नहीं हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों ने सारी चीजें खोजी है, क्योंकि उस समय उनका शासन था, तो सारे जगह एक तरीके से आप देखेंगे रेलवे लाइन बिछा रहे थे, उसमें कई चीजें उत्खनन, जैसे कि सिंधु सभ्यता का एक तरीके से लाहौर के समय, लाहौर के साइड जब वो उत्खनन कर रहे थे रेल निर्माण के लिए, तभी उन्हें एक तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला था। वैसे ही ये सब सारी चीजों के बारे में उन्हें पता चला, ठीक है। टी पैंथलर पूछ देता है कभी कभी, टी पैंथलर ने सबसे पहले उनके अभिलेखों को किसने खोजा था? टी पैंथलर ने। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछता है कि उनके अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसप को सफलता मिली थी सबसे ज्यादा 1837 में ही उनके शिलालेखों को पढ़ने में, ठीक। अशोक के अभिलेख कैसे हैं, कौन कौन से? 3 तरीके के अभिलेख है, ठीक है, ठीक है। एक है मेजर रिकॉर्डेड, जिसे वृहद शिलालेख बोलते हैं, ठीक। एक है माइनर, जिसे लघु शिलालेख बोलते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लघु शिलालेख आता है, उसके बाद 14 प्रमुख शिलालेख मिलते हैं, जिनमें एक तरीके से अशोक ने सारी चीजों के बारे में बताया कि पशुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए, सहिष्णुता के साथ जीनी चाहिए, कलिंग आक्रमण के बारे में बताया है, समाज को एक तरीके से कैसे रहना चाहिए, उन सब सारी चीजों के बारे में अपने 14 प्रमुख शिलालेखों में बताया है। पिलर एडिक्ट, जिसे स्तंभ लेख बोलते हैं, ठीक है। इसी स्तंभ लेख को एक तरीके से इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, जो सारनाथ में इस समय आप देखेंगे म्यूजियम में है, वो चीजें उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने एक तरीके से एज अ सिंबल उसको अडॉप्ट किया है, ठीक है। आप लोगों ने सिक्का उक्का देखा होगा, 1 रुपया 2 रुपए के सिक्के देखेंगे, उस पर एक तरीके से ये स्ट्रक्चर टाइप का, शेर के स्ट्रक्चर के टाइप का बनेंगे, वो अशोक के स्तंभ लेख से ही एक तरीके से प्रभावित है, या वहीं से लिया गया, ठीक है। लघु शिलालेख कौन कौन से, अशोक के नाम कौन कौन से लघु शिलालेख पर मिलते हैं, ठीक है। हालांकि आप देखेंगे जब आप एक तरीके से पर्टिकुलर जब इस चीज के बारे में आप पढ़ेंगे, जैसे मेन सोर्स के हिसाब से क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको शिलालेखों के बारे में एक तरीके से समग्र नॉलेज होनी चाहिए एक तरीके से। तो एक तरीके से नॉर्मल है कि क्वेश्चन जब प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो क्वेश्चन पूछता है कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? मास्की अभिलेख, कर्नाटका में, ठीक। और अशोक मौर्य का नाम किस अभिलेख में मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं, ठीक है। देवनाम प्रियदर्शी, एक तरीके से जो इंडिया में जितने शिलालेख मिले हैं अशोक के, सबसे पहला कोई प्रमाण अगर मिलता है तो देवनाम प्रियदर्शी, जो गुजरात अभिलेख में मिलता है। हालांकि इससे पहले अशोक का नाम अशोक कहीं नहीं मिलता है। इसके बाद आप देखेंगे मस्की अभिलेख में एक तरीके से पुष्टि हो गई कि देवनाम प्रियदर्शी ही राजा अशोक थे, क्योंकि दोनों नाम सेपरेट थे। इसमें देवनाम प्रियदर्शी था, ठीक, लेकिन इसमें क्या था, मस्की अभिलेख में देवनाम प्रियदर्शी अशोक राजा लिखा हुआ था, तो उससे पता चलता है कि देवनाम प्रियदर्शी ही राजा अशोक थे, ठीक है। क्योंकि एक तरीके से इससे यह भी पता चलता है, ये अभिलेख कहाँ मिला है? मास्की कर्नाटका में। तो इससे यह पता चलता है कि मौर्य एम्पायर का विस्तार कृष्णा नदी तक था, ठीक है, दक्षिण भारत तक था। अशोकवर्धन, पुराण में उनका नाम क्या मिलता है? अशोकवर्धन, ठीक। और राजा अशोक कहाँ मिलता है? नित्तूर अभिलेख, ये भी कर्नाटका से। ये चीज आप नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो अशोक के 14 प्रमुख शिलालेख है, उसके बाद साम्राज्य विस्तार कुछ बताएंगे, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव बताएंगे, या एक तरीके से इकोनॉमी बताएंगे, समाज कैसा था उस समय, ये सब सारी चीजें बताएंगे, इस चीजों को नोट करिए आप। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, अशोक के जो 14 प्रमुख शिलालेख है जिनके बारे में पढ़ते हैं। इन शिलालेखों में कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं जिनके कारण अशोक को अशोक महान की भी उपाधि मिली हिस्ट्री में। किसी भी राजा को आज तक एंशिएंट हिस्ट्री में आप देखेंगे अशोक या एक तरीके से महान राजा को जितना इंपॉर्टेंस इनको दिया गया, ठीक है। तो उनका पहला शिलालेख क्या था, उनमें क्या लिखा हुआ है? इसमें पहले शिलालेख में लिखा है पशु बलि की निंदा की गई है, ठीक है। और दूसरे शिलालेख में चिकित्सा व्यवस्था, किसका चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है? पशु और मनुष्य दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है इसमें, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इस चीज को। और तीसरा शिलालेख कौन सा है? तीसरा अभिलेख या तीसरा शिलालेख में धार्मिक नियमों का उल्लेख किया गया, ठीक है। और चौथा मेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। मेरी घोष का मतलब कि एक तरीके से आक्रामक नीति या युद्ध की नीति जो होती है, उसकी जगह धम्म की नीति मतलब सहिष्णु नीति, मतलब कि किसी को ठेस न पहुंचाना, एक तरीके से मानव कल्याण की बातें करना, उसकी नीति की घोषणा की गई, ठीक। और 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में उल्लेख है। और 6वें शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई। आत्मनियंत्रण इन द सेंस एक तरीके से सेल्फ कंट्रोल जिसको बोलते हैं, ठीक है। और 7वें में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। अभी इसके बाद मैं एक तरीके से अशोक के धम्म यात्राओं को बताऊंगा कि 10वें वर्ष वो कहाँ गए, 8वें वर्ष कहाँ वो गए थे, और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए और धर्म की एक तरह की नीति हर जगह उन्होंने जो चीजें बताई थी,
ठीक है। उसके बाद मैं अगले लेक्चर में मौर्य प्रशासन के बारे में बताऊंगा, फिर मौर्य साम्राज्य का विभाजन कैसे हुआ था, मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, उसके उत्तराधिकारी जो थे जो वीक सक्सेसर के तौर पर आए, उन्होंने, ये सारी फैक्टर हैं जो एक तरीके से मौर्य एम्पायर को एक तरीके से पतन की ओर ले गए, ठीक है। और ये 9वें में क्या है, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है, ठीक है। और 10वें, इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी प्रजा के हित में सोचिए अशोक की सोच कैसी रही होगी उस समय कलिंग युद्ध के पश्चात, जो उसने ऐसे शिलालेखों में इन सब सारी चीजों को लिखा है। हालांकि ये अशोक के समय देखने को मिलती है, और आप जब मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, तो ऐसा ही एक बात आपको कृष्णदेव राय के बारे में मिलेगा, ठीक है। वो भी एक महानतम राजा हैं मध्य भारत के। उन्होंने भी एक तरीके से बोला था कि मतलब कि राजा को प्रजा के हित में सोचकर एक तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है। और 11वें शिलालेख में इसमें धम्म की व्याख्या की गई। धम्म बताऊंगा, धम्म क्या है, धम्म को धर्म मत समझिएगा आप लोग, ठीक है। मैंने हालांकि बौद्धिज्म और जैनिज्म में बताया उसके बारे में, आप लेक्चर प्रीवियस देख सकते हैं। इसमें स्त्री और महामात्रों की नियुक्ति की गई, किसमें, 12वें शिलालेख में। सभी प्रकार के विचारों की सम्मान की गई है, ठीक है। और 13वें शिलालेख में इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, मैं इसको इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बने शिलालेख से, ठीक है, इसलिए मैं इन चीजों को लिखा रहा हूँ। 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने का कहा है। अशोक को एक तरीके से सहिष्णु शासक क्यों बोला जाता है, इसके पीछे कारण क्या है। अशोक को सहिष्णु शासक इसलिए बोला जाता है, हालांकि सम्राट अशोक बोले या अशोक मौर्य या अशोक महान बोले, उन्होंने कभी जनता को प्रेशराइज कभी नहीं किया कि आप बौद्धिज्म ही अपनाएं। उनके समय काल में आप देखेंगे हिंदू और बौद्ध दोनों के दोनों धर्म को संरक्षण मिला, विकास हुआ। कभी किसी आदमी को फोर्स नहीं किया गया कि आप इस धर्म में जबरदस्ती चले आइए। उन्होंने बोला कि आप किसी भी धर्म में रहिए लेकिन सहिष्णु रहिए, लोगों मानव कल्याण की बातें करिए। उन्होंने किसी भी विशेष धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाया, और बहुत सारी अपनी नीतियों के कारण वो फेमस रहे, ठीक है। प्रजा के बीच में रहे, प्रजा के बारे में सोचा, ठीक है। हालांकि कुछ हिस्टोरियन मौर्य एम्पायर के एक तरीके से पतन के कारण को इनकी सहिष्णु नीति को भी एक तरीके से बताते हैं। कहते हैं कि इन्होंने कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म को अपना लिया, और ये एक तरीके से उदारवादी, उदार भी बोल सकते हैं, उदार शासक हो गए। फिर उसके बाद कोई युद्ध नहीं किया, आक्रमण नहीं किया, जिसके कारण कि जो वहां के आसपास के क्षेत्रीय राजा जो थे, इनके मृत्यु के पश्चात वह इंडिपेंडेंट हो गए, और उनके एक तरीके से वीक सक्सेसर भी उतने अच्छे नहीं थे। एक तरीके से सेंट्रल पावर को सेंट्रलाइज नहीं कर पाए। सेंट्रलाइज इन द सेंस, केंद्रीय सत्ता जो मगध की सत्ता थी या मौर्य एम्पायर सेंट्रल पावर थी, जो दूर दूर तक उसके अधीन राज्य क्षेत्र थे, अधीन थी, वो धीरे धीरे स्वतंत्र होते चले गए, और धीरे धीरे यह वीक होता चला गया। आप देखेंगे कि मौर्योत्तर काल के बाद गुप्ता पीरियड तक के टाइम पीरियड में एक वैक्यूम पीरियड है। उसके बीच में आप देखेंगे कोई केंद्रीय सत्ता नहीं रहती। केंद्रीय सत्ता इन द सेंट्रल पावर, छोटे छोटे आपको राजवंश या राजा आपको देखने को मिलेंगे। मौर्योत्तर काल में आपको देखने को मिलेंगे शुंग मिलेंगे, कुषाण मिलेंगे, ये सब सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे। पुष्यमित्र सिंह, इसके बाद ब्राह्मण जो राजा थे उनका वर्चस्व देखने को मिलेगा, पुष्यमित्र शुंग का, ठीक है। ये चीजें आप नोट करिए। अगले लेक्चर में मैं मौर्य प्रशासन को बताऊंगा, वीक सक्सेसर बताऊंगा, इसके पतन के कारण को बताऊंगा, और मौर्य साम्राज्य के विभाजन को बताऊंगा, और कुछ प्रमुख टर्मिनोलॉजी बताऊंगा जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पीसीएस में, कि राजू किसको बोलते हैं, महामात्र किसको बोलते हैं, अमात्य, इसके प्रशासन के जो टर्मिनोलॉजी उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। आई होप ये लेक्चर अगर समझ में आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भेजिए, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।